सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन का परिचय। तो सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रेम, भक्ति, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से ईश्वर या अल्लाह तक पहुंचना। यह आंदोलन मुख्य रूप से 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। भारत में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। सूफी मत इस्लाम की मुख्य धारा सुन्नी और शिया से भिन्न था, क्योंकि ये बाह्य कर्मकांडों की बजाय आंतरिक साधना, ध्यान और प्रेम को अधिक महत्व देते थे। सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू भक्ति आंदोलन के समान विचारधारा अपनाई थी। इन्होंने हिंदू भक्ति आंदोलन के समान विचारधारा अपनाई थी। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई? सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और विकास। तो सूफी आदि की उत्पत्ति हुई थी, सूफी आदि की जड़ें हुई थी 7 से 8वीं शताब्दी में इस्लाम के प्रारंभिक रहस्यवादी विचारों में थी। प्रारंभिक सूफी संतों ने कठोर तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया। सूफी, तो सूफी शब्द का अर्थ होता है ऊन पहनने वाला व्यक्ति। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊन पहनने वाला व्यक्ति, क्योंकि सूफी संत सादगी और त्याग का प्रतीक माने जाते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य था अल्लाह की या ईश्वर की सच्ची भक्ति और आत्मा की शुद्धता। भारत में सूफी आंदोलन का आगमन कैसे हुआ? तो सूफी संत भारत में 11वीं से 12वीं शताब्दी में तुर्कों और अरब व्यापारियों के साथ आए। इसके साथ आए थे? तो सूफी संत तुर्कों और अरब व्यापारियों के साथ भारत में आए थे। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये भारत आए थे। इन्होंने इस्लाम का प्रचार शांति और प्रेम और भाईचारे के माध्यम से किया। भारत में सूफी परंपरा का विकास दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुआ था। हिंदू भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा में कई समानताएं थी, जिससे दोनों का आपसी प्रभाव पड़ा। सूफी सिलसिले और उनके प्रमुख संत। सूफी परंपरा में कई सिलसिले थे, जिनका नेतृत्व महान सूफी संतों ने किया। भारत में मुख्यतः 4 प्रमुख सूफी सिलसिले हुए थे, जिसमें से सबसे पहले था चिश्ती सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय था, जो प्रेम, करुणा और संगीत या कव्वाली के माध्यम से भक्ति पर जोर देता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे अजमेर, और बाबा फरीद खां के संत थे तो पंजाब। निजामुद्दीन औलिया खां के संत थे तो दिल्ली। अमीर खुसरो थे संगीतज्ञ और कवि। सुहरावादी सिलसिला, यह सिलसिला 13वीं शताब्दी में भारत आया। सुहरावादी सिलसिला भारत कब आया था? तो यह आया था 13वीं शताब्दी में, और इसके संत सरकारी प्रशासन और राजनीति से जुड़े रहते थे। तो सरकारी प्रशासन और राजनीति से कौन सा सिलसिला जुड़ा रहता था? तो ये रहता था सुहरावादी सिलसिला। सुहरावादी सिलसिले के प्रमुख संत सुहरावादी सिलसिले के प्रमुख संत हैं शेख बाउद्दीन जकारिया, सरफुद्दीन याह्या मनेरी या जलालुद्दीन बुखारी। कादरी सिलसिला, इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। यह भारत में 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। इस सिलसिले के संत अधिकतर ध्यान और आध्यात्मिकता साधना पर जोर देते थे। इस सिलसिले के प्रमुख संत हुए थे शाह निमतुल्ला, और दूसरे हुए थे मियां मीर, जो गुरु अर्जुन देव के मित्र थे। और चौथे नंबर का सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। यह भारत में मुगल काल में 16वीं शताब्दी में फैला। और इस सिलसिले के संत शरीयत में होते इस्लामी नियम की कड़ाई से पालन करते थे। और इस सिलसिले के संत थे ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी, शेख अहमद सरिंदी। इन्हें मुजाहिद ए अल्फसानी कहा जाता है। तो मुजाहिद ए अल्फसानी किसे कहा जाता है? तो शेख अहमद सर हिंदी को मुजाहिद ए अल्फसानी कहा जाता है। सूफी आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? तो सूफी आंदोलन की विशेषताएं थी ईश्वर प्रेम या इश्क ए हकीकी। सूफियों का मानना था कि ईश्वर को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। सहिष्णुता और भाईचारा, सूफी संत हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और उन्होंने जाति, धर्म और भेदभाव को नकारा। इनकी अगली विशेषता थी कि दान और आध्यात्मिकता के साधन। सूफियों ने आत्मा की शुद्धता के लिए ध्यान और जिक्र को अपनाया, यानी अल्लाह के नाम को जाप करने को अपनाया था। कव्वाली और संगीत और कव्वाली को भक्ति का माध्यम बनाया, और अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली को बढ़ावा दिया। दरगाह की स्थापना, इनकी अगली विशेषता थी दरगाह की स्थापना। सूफी संतों की मृत्यु के बाद उनके मकबरे बनाए गए और आज भी श्रद्धा के केंद्र है, जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सूफी आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा? तो इनका सबसे पहले प्रभाव पड़ा धार्मिक प्रभाव। इसमें इस्लाम का प्रचार तलवार के बजाय प्रेम और सहिष्णुता के माध्यम से हुआ। हिंदू भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा के बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ।
और सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि इनमें जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को कम किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक प्रभाव इस ये पढ़ा है कि भारतीय संगीत और कला और साहित्य पर सूफी परंपरा का प्रभाव, और अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी संगीत को मिलाकर कई नई रागों की रचना की, उर्दू और हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया। सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला, और इस आंदोलन ने इस्लाम को एक मानवीय सहिष्णु रूप में प्रस्तुत किया, हिंदू भक्ति आंदोलन के साथ मिलकर धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। आज भी सूफी संतों की दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु समान भक्तिभाव से जाते हैं, जो इस आंदोलन की शांति और प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षाओं का प्रमाण है। सूफीवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो सूफीवाद का मूल सिद्धांत है धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप है जिसमें प्रेम, सेवा, ध्यान और आत्मा की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। सूफी संतों ने कट्टरता का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है ऊन पहनने वालों को सूफी कहा जाता था। सूफी शब्द अरबी शब्द सूफ या ऊन से निकला है, क्योंकि प्रारंभिक सूफी संत ऊन से कपड़े पहनते थे, तो सादगी और त्याग का प्रतीक था। भारत में सूफीवाद का प्रचार किस समय हुआ? तो भारत में सूफीवाद का प्रचार हुआ था 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। सूफी संत ने भारत में 11वीं व 12वीं शताब्दी में तुर्क और अरब व्यापारियों के साथ आए। सूफी संत 11वीं-12वीं शताब्दी में तुर्क और अरब व्यापारियों के साथ भारत आए थे, और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान सूफीवाद का प्रचार हुआ था। भारत में सूफीवाद का सबसे पहला प्रसिद्ध संत कौन थे? तो सूफीवाद के सबसे प्रसिद्ध संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र है। भारत में कितने प्रमुख सूफी सिलसिले थे? तो भारत में 4 प्रमुख सूफी सिलसिले हुए, जिनमें सबसे पहला चिश्ती सिलसिला, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सुरावादी सिलसिला, जिसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। तीसरा सिलसिला है कादरी सिलसिला, जिसकी स्थापना मियां मीर ने की थी। और चौथा सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, जिसकी स्थापना शेख अहमद सरहिंदी ने की थी। सूफी संतों की शिक्षाओं का प्रचार किस माध्यम से किया गया है? तो इनका किया गया है संगीत और कव्वाली के द्वारा। सूफियों ने संगीत और भजन, कव्वाली और प्रेम भक्ति के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया, और अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और कव्वाली को बढ़ावा दिया। गरीब नवाज के सूफी संत का उपनाम था? तो गरीब नवाज था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता दी थी। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ थे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत और कव्वाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। सूफी संतों की मृत्यु के बाद उनकी समाधि या मकबरे को दरगाह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अजमेर शरीफ दरगाह, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। निजामुद्दीन दरगाह, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। सूफी संतों की शिक्षाओं का प्रभाव किन पर पड़ा था? इनका प्रभाव पड़ा था हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों पर। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जातिवाद, कट्टरता और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, और भाईचारे, प्रेम, समानता को बढ़ावा दिया था। सूफी आंदोलन ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, और सूफी संतों की दरगाहें श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। अब हम पढ़ने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध। तो मुगल और राजपूत संबंधों का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रहा है। मुगलों ने राजपूतों के साथ सैन्य, प्रशासनिक और वैवाहिक गठबंधन स्थापित किए थे, जिससे उनके साम्राज्य को स्थिरता मिली और राजपूतों को भी उच्च पदों पर स्थान मिला था। सबसे हम पहले पढ़ेंगे बाबर और राजपूत। तो बाबर का शासनकाल रहा था 1526 से 1530 के बीच में। तो बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने राणा सांगा को हराया था। तो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ था? 1527 में। बाबर और राजपूतों के बीच अधिक मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। बाबर और राजपूतों के बीच अधिक मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे थे।
हुमायूं राजपूत। हुमायूं के शासनकाल में मुगलों और राजपूतों के संबंध अधिक विकसित नहीं हुए, क्योंकि उसे अफगानों और शेरशाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा था। अफगानों और शेरशाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा था। अकबर और राजपूत संबंध। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से 1605 में, और अकबर के समय राजपूत संबंध मजबूत रहे थे। अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए नीति और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया था। अकबर ने वैवाहिक नीति को अपनाया था। 1562 में अकबर ने आमेर या जयपुर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया। इसके बाद कई अन्य राजपूत परिवारों ने भी मुगलों से विवाह संबंध स्थापित किए। प्रशासन में राजपूतों की भागीदारी। अकबर ने राजपूतों को मनसबदारी प्रणाली में उच्च पद दिए। राजा मानसिंह और टोडरमल जैसे राजपूतों को प्रमुख सैन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने युद्ध और संधियां। 1568 में चित्तौड़ का युद्ध। अकबर ने महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध विजय प्राप्त की। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को हराया, लेकिन प्रताप ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। तो चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1568 में, अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। जहांगीर और राजपूत के बीच तो इनका शासनकाल रहा था 1605 से 1627 के बीच जहांगीर का। जहांगीर ने मेवाड़ के अमर सिंह से संधि की। जहांगीर ने मेवाड़ के अमर सिंह से संधि की। तो कौन से मुगल राजपूत ने अमर सिंह से संधि की थी? तो जहांगीर ने की थी, जिससे मेवाड़ और मुगलों के संबंध सुधार गए। राजा मानसिंह और राजा भगवंत दास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शाहजहां और राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन मेवाड़ के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजा जसवंत सिंह मुगलों के विश्वसनीय सहयोगी बने। शाहजहां के समय राजा जसवंत सिंह मुगलों के विश्वसनीय सहयोगी बने थे। औरंगजेब और राजपूत। औरंगजेब के समय मुगल राजपूत संबंध बिगड़ते गए, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण राजपूतों संबंध बिगड़ गए और मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने विद्रोह किया। दुराई का युद्ध या दोराई का युद्ध, जो 1681 से 1682 के बीच हुआ, राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद राजपूतों का झुकाव मराठों की ओर हो गया। मुगलों के पतन के बाद राजपूतों की भूमिका। 18वीं शताब्दी में मुगलों के कमजोर होने के बाद राजपूत स्वतंत्रता की ओर बढ़े और राजपूत राज्यों ने मराठों और अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित किए। मुगल राजपूत संबंधों का महत्व। सांस्कृतिक समन्वय। इनका महत्व यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, प्रशासनिक मजबूती मिली, जिससे मुगलों को योग्य राजपूत सेना प्रशासक मिले। राजपूतों को सुरक्षा और उच्च पद। मुगलों की सेवा में रहने से राजपूतों को शक्ति और प्रतिष्ठा मिली। औरंगजेब के दौर में संघर्ष बढ़ा। धार्मिक कट्टरता से राजपूतों और मुगलों के संबंध कमजोर हो गए। अकबर के समय मुगलों और राजपूतों के बीच सद्भावना और सहयोग का दौर था, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में संबंध तनावपूर्ण हो गए और मुगल राजपूत गठबंधन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित किया। अकबर ने किस राजपूत राजा की बेटी से विवाह किया था? तो अकबर ने राजा भारमल की बेटी से विवाह किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मेवाड़ किस राजा ने जहांगीर संधि की थी? तो जहांगीर संधि की थी जसवंत सिंह ने। जय से जय, जहांगीर में जय है और जसवंत में भी जय है। जहांगीर संधि की थी अमर सिंह ने। जसवंत सिंह जी ने जहांगीर संधि नहीं की थी, बल्कि की थी अमर सिंह जी ने। किस मुगल शासक की नीतियों के कारण राजपूतों ने विद्रोह किया? किस मुगल शासक की नीतियों के कारण राजपूतों ने विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। दोराई का युद्ध 1681 1682 के बीच में किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मुगलों और राजपूतों के बीच में। अकबर ने किस राजपूत राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो अकबर ने विवाह किया था राजा भारमल की पुत्री से। 1562 में अकबर ने आमेर जयपुर कछुआ राजपूत राजा भारमल की बेटी हरकाबाई जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, उनसे विवाह किया था। यह पहला मुगल राजपूत वैवाहिक गठबंधन था। पहला मुगल राजपूत वैवाहिक गठबंधन कब हुआ था? 1562 में, जिससे दोनों के बीच मित्रता और विश्वास को मजबूत किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर की सेना राजा मानसिंह के नेतृत्व में और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। महाराणा प्रताप जी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी।
महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम था चेतक, की वीरता इस युद्ध में प्रसिद्ध हुई। किस मुगल शासक ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह से संधि की थी? तो अमर सिंह जी से संधि की थी जहांगीर ने। 1605 में जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के बीच राजौली संधि हुई। 1605 में जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के बीच कौन संधि हुई थी? राजौली संधि हुई 1615 में। मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बदले में मुगलों ने मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता दी और चित्तौड़ दुर्ग लौटाया। किस मुगल शासक की कट्टर नीतियों के कारण राजपूतों के संबंध बिगड़ गए? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब 1658-1707 की धार्मिक कट्टरता और हिंदू विरोधी नीतियों के कारण राजपूतों संबंध बिगड़ गए। जजिया कर, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया 1679 से लगाया। और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजमेर के युद्ध में 1681-1682 में राजपूत और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ और मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों ने विद्रोह किया, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे जिनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। अकबर ने इस दरगाह पर कई बार दर्शन किए और ये धार्मिक दान दिया। अकबर ने राजपूतों को मुगल प्रशासन में किस प्रणाली के तहत शामिल किया था? तो इसका सही आंसर होगा मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू की जिसमें राजपूतों को उच्च पद दिए गए और राजा मानसिंह, टोडरमल और राजा भगवंत दास जैसे कई राजपूत मनसबदार बने। इससे राजपूतों को मुगलों की सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान मिला। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उन्होंने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। हुमायूं नामा ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, जिसमें हुमायूं और बाबर के शासनकाल की घटनाएं दर्ज है। दोराय के युद्ध 1681-1682 के बीच किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मुगलों और राजपूतों के बीच में। 1681 से 1682 मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें दोराय का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध मुगलों और राजपूतों के संबंधों को बिगाड़ने का प्रतीक था। किस मुगल सम्राट ने सूले ए कुल धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने सूले ए कुल सभी धर्मों के प्रति सम्मान का व्यवहार की नीति अपनाई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। और किसने की थी? अकबर ने। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाया और दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये किया था अकबर ने। अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित की और यहाँ बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया, पंचमहल बनवाया, जोधाबाई महल जैसे प्रसिद्ध स्मारक बनाए। बाद में पानी की कमी के कारण राजधानी वापस आगरा कर दी और मुगल राजपूत संबंधों ने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। अकबर के शासन में ये संबंध मजबूत रहे, लेकिन औरंगजेब की नीतियों के कारण राजपूत और मुगलों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुलह कुल, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई जिसे सुलह कुल कहा जाता है। उन्होंने 1575 में इबादत खाने की स्थापना कर विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाया। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया और हिंदू राजपूतों को कुछ प्रशासनिक पद दिए। अकबर ने किस राजपूत सेनापति ने कंधार और बंगाल पर अभियान में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मुगल सेना के महत्वपूर्ण सेनापति थे। अकबर ने उन्हें कंधार में 1595 में भेजा और बंगाल में 1592 से 1593 का अभियानों का नेतृत्व दिया था। राजा मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में अकबर की ओर से लड़े थे। अकबर के समय राजपूतों को किस प्रणाली के तहत प्रशासन में शामिल किया जाता था? तो अकबर के समय राजपूत को किस प्रणाली के तहत? तो बनसबदारी प्रणाली के तहत प्रशासन में शामिल किया जाता था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू की थी जिसके तहत राजपूतों को प्रशासनिक और सैन्य पद दिए गए। ये प्रणाली मिर्जा राजा मानसिंह, टोडरमल और राजा भगवंत दास जैसे राजपूत नेताओं के उत्थान कारण बनी। राजपूतों को मुगल सेना में जात और सवार रैंक के आधार पर पद दिए जाते थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जजिया कर को दोबारा लगाया गया? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया जिससे हिंदू राजपूतों में असंतोष बढ़ा और इससे मारवाड़ और मेवाड़ और अन्य राजपूतों राज्यों में विद्रोह शुरू हुए। इस नीति ने मुगल राजपूत संबंधों को कमजोर कर दिया और मुगलों का पतन तेज हुआ। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और अपनी राजधानी कुंभलगढ़ बना ली और बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ को पुनः जीतने के प्रयास किए।
किस मुगल शासक ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह संधि की थी? तो अमर सिंह संधि की थी जहांगीर ने। 1605 में जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि हुई। जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि कब हुई थी? 1605 में। और इस संधि के तहत मेवाड़ को स्वतंत्र अस्तित्व की मान्यता दी गई और राणा के पुत्र को मुगलों की सेवा में रखा गया। 1681-82 में राजपूतों और मुगलों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोराई का युद्ध। 1681-82 में मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और जिसे दोराई का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच बिगड़ते संबंधों का प्रतीक था। जहांगीर ने किस राजपूत शासक को महाराजा की उपाधि दी थी? महाराजा की उपाधि थी। इसका सही आंसर राजा जसवंत सिंह। जहांगीर ने राजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि दी थी। राजा जसवंत सिंह को जहांगीर ने महाराजा की उपाधि दी थी। वे मुगलों के प्रमुख सेना नेता थे और दक्षिण भारत में मुगलों के अभियानों में सक्रिय थे। बुलंद दरवाजा किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात की विजय। गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और जिसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया। जो बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था 1575 में और यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। किस मुगल शासक ने इबादत खाने की स्थापना की थी? तो इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी और यह विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाया गया और धार्मिक चर्चाएं होती थी। इससे प्रेरित होकर अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। अकबर ने राजपूतों को प्रशासन में शामिल कर मुगल राजपूत संबंधों को मजबूत किया। जहांगीर और शाहजहां के काल में संबंध अच्छे बने रहे, लेकिन औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण राजपूत विद्रोह हुआ। राजपूतों के बाद मराठा और अंग्रेजों से संबंध स्थापित हुए। राजपूतों ने बाद में मराठा और अंग्रेजों से संबंध स्थापित किए।